नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का बहुत ही दिलचस्प दिन है कि अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले, वफाकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर यह मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना रोल और अपना काम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, शफकत महमूद साहब इसे लीड कर रहे थे, दो मिनिस्टर्स उनके साथ और भी थे, कैबिनेट मेंबर्स। इसके तीन कम अज़ कम अहम पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शफकत महमूद साहब ने की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ऐसे तहरीक इंसाफ की लीडर ने नहीं की जिसके बारे में ये समझा जाए कि वो सेंसेशनल है, गुस्से का तेज़ है। ये एक धीमे मिजाज के, इंतहाई मोतबर, एक सोबर और एक सीनियर तरीन जो PTI के लीडर हैं, उनसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। दूसरा इसका पहलू ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो कहा गया कि हमें कोई एहतमाद नहीं है, लेकिन ये कहा कि रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो रुफ़का हैं उनके खिलाफ रेफरेंस लाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सो बुनियादी तौर पर जो कहा गया, उन्होंने कहा ये एक सियासी हमारी तजवीज़ है। और तीसरा इसका पहलू ये है कि एक ऐसे वक्त पे ये डिमांड सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असद मल्ही जो है डस्का के इलेक्शन के हवाले से अपनी पिटीशन लेके गए हैं। वहाँ ये पिटीशन जो है सुनी जा रही है और हुकूमत अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह कर दिया है। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, लेकिन सबसे पहले शफकत महमूद साहब का ये टुकड़ा सुन लेते हैं। अगर किसी की नाकामी है तो किसकी नाकामी है? ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। किसी को एतमाद नहीं रहा इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को बहसीत मजमूई इस्तीफ़ा देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान इस्तीफ़ा दें और एक सियासी सोल्यूशन दे रहे हैं। कोई रेफरेंस मूव करने का हमारा इरादा नहीं है। आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि हम एक सियासी तजवीज़ दे रहे हैं, एक सियासी सोल्यूशन दे रहे हैं, ये पॉलिटिकल सोल्यूशन है, लेकिन रेफरेंस दायर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। नाज़रीन, यही से बहस का आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जनाब फ़ारूक हबीब साहब ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर वीडियो लिंक के ज़रिए जनाब शैला रज़ा साहिबा, और PMLN के लीडर जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, जिनके घर में भी PDM की या PMLN की मीटिंग्स हो रही हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। फ़ारूक हबीब साहब, अगर मैं आपसे आगाज़ कर सकूँ कि जो डिमांड की है शफकत महमूद साहब ने, कहा जाता है कि ये खासी गैर मामूली और अजीबो गरीब किस्म की डिमांड है, जहां एक आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उससे आपकी हुकूमत ने रेजिग्नेशन का इखलाकी मुतालबा कर दिया, लेकिन साथ ये भी कहा है कि रेफरेंस वगैरह ले जाने का हमारा कोई इरादा नहीं। देखिए, बात यह है डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने खुद बात की कि एक आइनी इदारा है और आइनी इदारे की आइन के अंदर जो है वो जिम्मेदारी भी बड़ी वाज़े लिखी हुई है। और आपके इल्म में है कि कभी आज तक सेनेट का कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जहां पर सेनेटर मुंतखब हुए हों और बाद में ये बात सामने ना आई हो कि लोग पैसा चलाकर सेनेटर बने हैं। और आपके इल्म में है कि 2018 के इंतखाबात के अंदर भी पैसा चला। हमने अपने 20 MPs को भी पार्टी से निकाला और उनकी एक वीडियो भी सामने आई। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या बनती है? अब इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी बनती है वो ये सवाल मैं आपके सामने भी रखे देता हूं कि आइन का आर्टिकल 218(3) जो है वो बड़ा वाज़े है, कहता है कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है, आपने चोरी होने से पहले चोरी को रोकना है, बाद में आपने चोर को नहीं ढूंढना। तो मेरा ये सवाल ये है कि क्या करप्ट प्रैक्टिसेस को इलेक्शन कमीशन रोकने में कामयाब हो गया? अगर तो हो गया है तो फिर तो हमारा मुतालबा जायज़ नहीं है, फिर हम अपना मुतालबा वापस ले लेते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नज़रअंदाज कर दिया, जो उन्हें ये कह रहा है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो हतमी नहीं है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन जो है वो सुमन बन के ऐसे बैठा रहा कि अपनी आईनी जिम्मेदारी को जो है उन्होंने पूरा नहीं किया। और आपने देखा कि किस अंदाज से इलेक्शन से एक रात कबल यूसर रज़ा गिलानी के साहबजादे की वीडियो सामने आती है, लेन देन तय कर रहे हैं, रेट्स बता रहे हैं, हर सूबे का रिश्वत दे रहे हैं, ठीक है, ये और सब तो हम तय करने के तरीकेकार बता रहे हैं। और उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है। हमें झंझोड़ना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। से हम वाकिफ हैं।
इन सब वाकयात से हम वाकिफ हैं, हमारे सुनने वाले भी वाकिफ हैं। आप लोग हासिल क्या करना चाहते हैं? रेफरेंस आप नहीं ले जाना चाहते, इखलाकी तौर पर आप डिमांड कर रहे हैं, बात देखें, हम गोल आपका क्या है? देखें मैंने तो आपके सामने एक पूरा तनाजुर में मैंने ये बात की है, और मैं ये समझता हूं कि जब एक इदारा अपनी आईनी जिम्मेदारी ही पूरी नहीं कर पा रहा, और उसकी जिम्मेदारी बड़ी वाज़े आइन के अंदर लिखी हुई है, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर बड़ा वाज़े है, सेक्शन 9 का जो है वो प्रीव्यू किसी मामले में कोई और होता है, यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले में कोई और हो जाता है। तो जो उसके अराकीन हैं जिन्होंने अमल दरामद कराना है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने अमल दरामद करवाना है, अगर उनकी जानिब से अमल दरामद नहीं होगा, आईनी जिम्मेदारी की पासदारी नहीं होगी, तो फिर हम अपना मुतालबा करने के अंदर हक बजाने में फिर हम ये मुतालबा सामने रखेंगे, हम ये मुतालबा इदारे से करेंगे, हमने ये मुतालबा आवाम के सामने, आवाम भी यही मुतालबा कर रही है। तो ये तो मैंने आपके सामने भी रख दिया ना, आप भी इन चीजों को देखते हैं, एनालिटिकल देखते हैं, पीपल्स पार्टी क्या उन जिम्मेदारियों को पूरा किया गया? व्यू भी आने दीजिए। शैला, हाँ शैला रजा साहिबा, तहरीक इंसाफ ने तो अपना केस बना दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने में नाकाम रहा है, खासा उन्होंने एविडेंस इकट्ठी की हुई है। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़? मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब पार्टी फंडिंग केस 6 साल तक चल रहा है और अभी तक कुछ नहीं हो सका, जब तो आपने कभी इलेक्शन कमीशन को बुरा नहीं कहा, जब ऑपोजिशन कह रही थी कि इलेक्शन में सब कुछ हुआ, जब भी इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था, जब फैसल सोलेहाद, फहमिदा मिर्जा, अब्दुल हकीम बलोच, अब बहुत सारे लोग हैं, 3 नाम मैंने इसलिए लिए कि इनकी रिकाउंटिंग एक फैसला कुन मरहले में आ गई और फिर इलेक्शन कमीशन ने लपेट के उसको रख दिया। जब भी इलेक्शन कमीशन बुरा नहीं था, जब फैसल वावड़ा को नहीं बुलाया जाता था, जब भी इलेक्शन कमीशन बुरा नहीं था, एक ऐसा ऑर्डर जिस पे जो है बात जो है वो पार्लियामेंट में करनी थी और उसको ऑर्डर अपने तरीका करके फिर पार्लियामेंट को कहना था, इलेक्शन कमीशन को, उस पे आप कह रहे हैं कि ऐसा हो गया क्योंकि अब दस्का में इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स थे वो बोल पड़े कि हम अरेस्ट हो गए थे और या ये कि हम किडनैप हो गए थे, तो आपको ये याद आया। जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो हुकूमत भी कुछ बातें करती है कि इसकी मुखालफत करती है, जिम्मेदारी नहीं की, कोई जिम्मेदारी हुकूमत ने पूरी नहीं की। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर रिजाइन कर ही दिया, अगर हुक्मरान जमात ने इतना एक प्रेशर बिल्डअप कर ही लिया, एक इतना इखलाकी प्रेशर बिल्डअप किया और इलेक्शन कमीशन ने रिजाइन करने का फैसला कर लिया, तो फिर आपकी पार्टी क्या हुक्मरान जमात के साथ मिलकर नया इलेक्शन कमीशन तश्कील करने में रजामंद होगी? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आज की दावत का। देखिए ये तो बहुत आगे का आपने सवाल कर दिया है। मैं समझता हूँ कि जो बात हुकूमत की तरफ से की जाती रही है, अपोजिशन की मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर अपोजिशन के खिलाफ कि जनाब ये इदारों के खिलाफ बात करते हैं और जो हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि हमारी कोई इदारों से लड़ाई है, हम किसी इदारे पर वो हमला कर रहे हैं। आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कौम को ये वाज़ेह हो गया होगा कि इदारे पर हमला किसको कहते हैं। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा फेल उनसे सरजद नहीं हुआ जो मावरा आइन हो, जो अपनी आईनी हदूद के बाहर हो। लेकिन आज जो काबीना के वज़रा की तरफ से एक आईनी इदारे के ऊपर चढ़ाई की गई है, इसे कहते हैं इदारों को प्रेशर में लाना, इदारों पर दबाव डालना। अब अगर वो सच बोल रहे हैं और अगर वो सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं तो हुकूमत से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। यानी मैं समझता हूँ कि पिछले 2-2.5 साल में 2000 जो कुछ इन्होंने किया, जिस तरह ये एक्सपोज हुए, 2013 का पूरा इलेक्शन एक तरफ और डस्का का एक इलेक्शन एक तरफ, उस एक दिन में जिस तरह इन्होंने धौंस और धांधली की और सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया, वो पूरी कौम के सामने इनको एक्सपोज कर गया। और इलेक्शन कमीशन ने अगर एक आईनी स्टैंड लिया, अगर एक कानूनी स्टैंड लिया, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सर ये कहते हैं जनाब वो मुस्तफी हो जाए कि इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही एग्रेसिव और सही स्टैंड ले लिया डस्का में, लेकिन जब सेनेट की बात आई तो उसी इलेक्शन कमीशन ने, वो डस्का में गैर रवायती इलेक्शन कमीशन था और सेनेट में जहां करप्ट प्रैक्टिसेस सामने आ रही थी वहां इलेक्शन कमीशन जो था उसने सरेंडर कर दिया, वो एक रवायती इलेक्शन कमीशन बन गया। तो इससे इनको ये समझ आती है कि इलेक्शन कमीशन का एक एजेंडा है। इस पर आपका क्या रद्द है? देखें जी, बात यह है
कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर पूरी कोशिश की इन्होंने कि गैर आईनी तरीके से उसके पूरे मैकेनिज्म को चेंज किया जाए। अगर आप सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए चाहते हैं तो डॉक्टर साहब आपसे बेहतर कौन जानता है कि उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, आप उसको अपनाए बगैर आप नहीं कर सकते। ये इन्होंने पहले जनाब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, सदारती ऑर्डिनेंस लेके आए, जब नहीं हो सका इन्होंने जनाब खुफिया कैमरे नस्ब किए। ठीक, अब आप इलेक्शन कमीशन को किस बात पे मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं? लेकिन अब आप आपने भी जो अपना जाना टारगेट चाहते हैं अचीव करना था, अदालत वो के आपने अंदर कर चले लिया। गए, लेकिन अब आपकी सारी पीडीएम की जमातें भी अदालत में चली गई हैं कि इलेक्शन का जो वोट नहीं मिले, रिजेक्ट हो गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके खिलाफ आप भी अदालत में चले गए। हालांकि इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं है वो। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन को कोई फैसला हमारे खिलाफ होगा, हमारा ये आईनी हक है कि हम उस फैसले के खिलाफ अपील में जाएं। कहते हैं कि बिल्कुल जाएंगे। अगर हमें इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के खिलाफ जा नहीं सकते ना अदालत में। मुझे 1 मिनट दे दें, मैं सिर्फ मुकम्मल कर लेता हूं कि इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले पे हमें एतराज होगा, हम अपना जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम होगा हम वहां पे अपील में जाएंगे। इन्हें अगर एतराज है ये अपील में जाएं। जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं सुप्रीम अपना सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन की, मैं उस सिलसिले में वाजे करना चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह डॉक्टर हूँ, हमने लॉ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाजे है कि जो प्रोसीडिंग स्पीकर की या जो चेयरमैन सेनेट के उसके आप ये कहें कि जेरे कंट्रोल कहें या उनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके अंडर उनकी मौजूदगी में, वो होती हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स। लेकिन ये जो प्रोसीडिंग जो चैलेंज होने जा रही हैं ये एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की फैसले के खिलाफ हो रही हैं। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हुकूमती जमात का था, मैं सैयद मुजफ्फर शाह साहब की बात कह रहा हूँ। उन्होंने हुकूमत की को सपोर्ट किया, हुकूमती मौकफ को सपोर्ट किया, हुकूमती उम्मीदवार को जिताया। ही वॉज जस्ट अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा नहीं है। डॉक्टर साहब ये बड़ी वाज़ेह बात है। ठीक है, स्पीकर का और चेयरमैन सेनेट का ओहदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है। ठीक ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा नहीं है, इन्हें चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये भाग क्यों रहे हैं? अगर ये सच्चे हैं तो आइए अदालत में मुकाबला करें। ये क्यों कहते हैं जनाब कि आप अदालत में जा नहीं सकते? यही जरा रुके यहाँ भी। पहले तो ये समझा दें हमें कि ये सैयद मुजफ्फर तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे थे? मेरे ख्याल में नहीं। ये क्या कह रहे हैं, मतलब कि किस तरह की मेरे ख्याल नहीं, वो इत्तेहादी की बात कर रहे हैं। इत्तेहादी है जी, ये मुझे नहीं पता वो किस पार्टी के हैं। ये थोड़ा सा वजाहत कर दें कि ये जो आप कह रहे हैं कि प्रिजाइडिंग अफसर तहरीक इंसाफ का था, ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? इत्तेहादी है हुकूमत। हुकूमत के इत्तेहादी हैं? मुझे नहीं पता, इत्तेहादी अगर हैं तो ये वहां से क्या सिंध से इत्तेहादी हैं, जीडीए साहब की पार्टी के हैं। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग अस, मुझे इसका नहीं पता था। अच्छा, ये आपने सारी सिचुएशन सुनी, अब ये जो इस पे क्या आप कर रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रेजिग्नेशन की बात की है, अगर आप वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड यूज़ किया है, द इलेक्शन कमीशन इज़ रिक्वायर्ड। और जहाँ पे वर्ड रिक्वायर्ड होता है, इट मीन्स इट्स अ डायरेक्शन कि यू हैव टू डू दिस। और उसमें क्या लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 2183 कि आपने ये तमाम चीज़ें करनी है। तो वहाँ पे जब रिक्वायरमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रही है एक तरह की, एंड यू हैव फेल्ड। अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन रेंडर करने में फेल होता है, तो ऐसी सूरत में लाजमी सी बात है कि हुकूमत ने अपना डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया है कि आप अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके, तो आपको चाहिए कि आप रेजिग्नेशन दे दें, ताकि ये जो आईनी एक रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पे ऐसे लोग आए या ऐसे लोगों को लाया जाए कि जो आइन के मुताबिक कि जो कि अपनी कमांड आइन से लें। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कमांड आइन से लेने की बजाय इन्होंने सिंपली कह दिया कि जनाब हम ये नहीं कर सकते, हम कोई प्रिएम्प्टिव, इसमें प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी थे कि 2 दिन पहले गिलानी साहब के बेटे की वीडियो आ जाती है। आपने क्या प्रिएम्प्टिव मेजर्स लिए? नन, कुछ नहीं लिया। यहाँ तो केस समझ आता है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका जो उसको करनी चाहिए, इस पे तो बहुत है। लेकिन क्रिटिसिज्म तो प्राइम मिनिस्टर उन पे पहले भी कर चुके थे, ये डिमांड करें कि रिजाइन कर दें, और ये भी कहा है साथ जो आप कह रहे हैं वो लीगल इशू है, ये कहा कि हमारा रेफरेंस दिलाने का कोई मूड नहीं। इसका क्या मतलब, क्या करना? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कमेटी थी पार्लियामानी, ये उन्हीं के नॉमिनी थे जो कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो 3 नाम इन्होंने दिए थे उसमें एक इनका नाम भी था। अब हमारे यहाँ डायलेमा ये है डॉक्टर
डॉक्टर साहब। इन्होंने दिया था, ये पीएमएलएन ने भी कंकर किया था। कंकर उन्होंने बाद में एग्री कर लिया था। हुआ ये था कि 2 मेंबर्स थे, तो इन्होंने ये कहा कि जो मेंबर्स हैं वो शहबाज शरीफ के लगा देते हैं, और ये जो 3 नाम गवर्नमेंट ने दिए हैं उनमें से एक पे हम राजी हो जाते हैं और उसे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान लगा देते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जहां भी इतने बड़े अदारों के कि जिन्होंने पूरे मुल्क के इंतखाबात कराने हैं, वहां पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी। ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये कैसे होती हैं? लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन, 2 नाम तुम दो। अब इसमें 2 नाम थे जो खुर्शीद शाह साहब के ज़माने से चले आ रहे हैं, 2 नाम हैं जो शहबाज शरीफ ने दिए हैं, और 1 नाम ये है। तो होता क्या है कि जब ये आ जाते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में, तो नॉर्मली वो चूंकि पार्टी के नॉमिनीज होते हैं ये, तो ये पार्टी के जो है उसको भी सामने रखते हैं कि पार्टी की इंस्ट्रक्शंस क्या है, पार्टी का क्या है, इंटरेस्ट क्या है। अदरवाइज मैं समझता हूं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ऐसी सूरत हाल में कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना डिस्प्लेयर शो कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं खुद मौजूद था, कि ऐसी सूरत हाल में जहां सेनेट में खरीदो फरोख्त होती है, आप एक खामोश तमाशाई बन के नहीं बैठ सकते। और हुआ क्या, ये खामोश तमाशाई ही बने बैठे रहे। और नंबर 2 हुकूमत भी कर रही है, तो दिस इज देयर मॉरल एंड एथिकल कि वो रिजाइन करें। आपको लगेगा ये रिजाइन करते हैं? आपको लगता है ये रिजाइन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तो नहीं करेंगे। वो तो आइन में उसमें इतनी करने के लिए उन्हें नहीं हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें कह रही थी कि आप कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि ये जो इन्फिनिटी आपने इसको दिया हुआ है सिक्रेसी को, इसको चेंज कर दें, उन्होंने वो नहीं किया, तो रिजाइन कहां करेंगे? अब बात ये आएगी कि इनको निकालने का हुकूमत गेन क्या कर रही है? हुकूमत ने एक प्रेशर डाल दिया उस पर। गेन तो वो ये है कि जी ये डिस्प्यूटेड हो गया। अब दुनिया में जहां भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान का नाम जाएगा, तो ये एक बैड वो होगा कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन का ऑफिस है, इलेक्शनिंग कराता है, वो ही डिस्प्यूटेड है। दिस इज वेरी, अब इस पे सीरियसली सोचना चाहिए। रेफरेंस की ग्राउंड्स कुछ और है, वो 209 आर्टिकल के तहत होते हैं, उसमें दे हैव टू पुट सम चार्जेस और सम सीरियस चार्जेस। रेफरेंस वो नहीं करना चाहते। एक ब्रेक में ले लूं, ब्रेक के बाद ये देखना बहुत जरूरी हो चुका है कि पाकिस्तान की सियासत में जो फिजिकल मारपीट है उसका एलिमेंट जो है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। और आज डॉक्टर शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, इसकी क्या तारीख है, किस किस्म की बातें कही जा रही हैं, उस पर भी बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वायलेंस का इशू तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन गालिबन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो मीटिंग है पीडीएम की जो कल होनी है, जिसमें पीएमएलएन और मौलाना की जमात जो है उनका मौक़िफ़ ये है कि लॉन्ग मार्च भी हो सकती है और इस्तीफ़े देने चाहिए। वक्त आ गया है कि इस्तीफ़े देने चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। इस्तीफ़े जो हैं बल्कि स्पीकर के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस वोट जो है नेशनल असम्बली के लाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी जमात बज़द है, जो हमें समझ आ रहा है अखबारी नुमाइंदों से, हमारे नुमाइंदों से, कि आपकी जमात इंसिस्ट कर रही है कि वक्त आ गया है कि इस्तीफ़े दिए जाएं, और मौलाना फजल रहमान भी ये समझते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी भी इस्तीफ़ों के फेवर में नहीं है। आप क्या हमें बताएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, ये हमारी तख्शदात में हमारी पार्टी का सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पे हमारी आज भी पार्टी का इजलास हुआ है और कल भी पीडीएम की मीटिंग इंशाल्लाह यहाँ पे होगी। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस्तीफ़े होने चाहिए, ये हमारा मौक़िफ़ वो आज का थोड़ा ही है। ये हमारा मौक़िफ़ तो शुरू से है कि इस्तीफ़े होने चाहिए। इस पर पीडीएम की तमाम जमातों ने इत्तफाक किया है, और उसके बाद तमाम पीडीएम में शामिल जमातों ने 31 दिसंबर से पहले अपने जो इनके मेंबरान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, सबसे इस्तीफ़े लेके अपनी क़यादत के पास जमा कर लिए हैं। यहाँ तक तो काम जो है तमाम पीडीएम की जमातों का मुतफ़िका तौर पे हो चुका है। अब उसके बाद इस्तीफ़े कब देने, इस अपनी जो इस एक जाली हुकूमत के खिलाफ जो एक मुहिम है, जो अवामी पजीराई भी जिसको हासिल है मुकम्मल, उसमें ये कब आना है कि आपने इस्तीफे देने हैं। इस पे जमातों के बीच में गुफ्तगू होती रही है, अभी भी हो रही है। डॉक्टर साहब, हमने इस प्रोग्राम के शुरू में मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का एक टुकड़ा और शॉर्ट सुनाया था, जिसमें वो कैटेगोरिकली और क्लियरली कह रही हैं, अगर आप कहते हैं मैं दोबारा सुना देता हूं, कि कल की मीटिंग इस लिहाज से बड़ी अहम है और तमाम अखबारात जो हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि आपकी जमात इंसिस्ट कर रही है कि कल इस्तीफों पर बड़ा जोर है, मौलाना का भी जोर है, आपकी जमात का भी जोर है। देखिए, मैं आपने जो बात की है वो बात वही है, अल्फाज आपके थोड़े मुख्तलिफ हैं, या मैं अपने अंदाज में वो बात कर रहा हूँ कि इस्तीफों के ऊपर तो हमारा इसरार पहले भी था, आज भी, कल भी होगा, और उसके लिए हमने बाकी जमातों को कायल भी किया है। क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में ये बात एक से ज़ायद दफ़ा नहीं की कि इस्तीफे होने चाहिए? आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की क्लिप्स निकालें,
वाज़े तौर पे उन्होंने ये बात कही है कि इस्तीफे होने चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ ये बात की है कि अगर कोई जमात ये समझती है कि जी हफ्ते के अंदर हो, कोई जमात ये कहती है कि 10 दिन पहले होने चाहिए थे, कोई कहती है 10 दिन बाद हो, इसमें तो बात हुई है या हो सकती है। इस्तीफों पे इतफाक है, ये हमारी एक हिकमत अमली का हिस्सा है। उसके बाद लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च किस तरह होना है, कहाँ से शुरू होना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी है। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल आप ये कहें कि स्ट्रेटेजी है जो इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सब इस पर इतफाक करते हैं। जो निटी ग्रिटीज हैं उसके ऊपर मुशावरत हो रही है। फारूक हबीब साहब, क्या आपको परेशानी है कि ये इस्तीफों का फैसला हो सकता है कल? देखिए, हमें किस चीज़ की परेशानी होगी? परेशानी तो इनको लगी हुई है। पिछले 2.5 साल से जो है ये टामक टोइयाँ मार रहे हैं, कभी इस्तीफ़ों का ऐलान कर देते हैं, कभी अदम एतमाद का ऐलान कर देते हैं, कभी ये इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अभी पीडीएम के अंदर खुद फूट पड़ी हुई है। आप देखें जो काम इन्होंने फजल रहमान के साथ किया है, पीएमएलएन ने जानबूझ के जो है वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को वोट नहीं डाले, और ताकि ये अपना इस्तीफ़ों वाला मामला पीडीएम के अंदर आगे जोर दे सकें। यही वजह है कि फजल रहमान साहब गिला करते पाए जा रहे हैं कि मैं तो इस हक में ही नहीं था कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो लड़े जा सकें, और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को ये बैकफुट के ऊपर डालना चाहते हैं। तो ये तो इनकी ऐसी लड़ाई है जो कि ना ख़त्म होने वाली लड़ाई है, और ये किसी नतीजे के ऊपर ना पहुंचने वाली है। ये इस्तीफ़ा सिर्फ जो है वो हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, सिर्फ ड्रामाबाजी है। कोई इस्तीफ़े इन्होंने नहीं देने। ये इस्तीफ़े 31 दिसंबर से पार्टी क़यादत के पास जमा हुए हैं। इन इस्तीफ़ों की जो है वो जब जमा कराने थे तो उसका टेस्ट तो ये आया था कि कैप्टन सफदर के भाई जो मरीम नवाज़ के जेठ हैं, इनके डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा अब्बासी साहब ने जमा करवाए थे। तो जब मरीम ने कहा था इस्तीफ़े मंजूर करवाओ, तो उस वक्त वो भाग गए थे, मिन्नत समाजत करने पे आ गए थे कि हमारे इस्तीफ़े जो है वो मंजूर ना करें। तो बात यह है कि जहाँ तक रह गया मामला इनका लॉन्ग मार्च का, ये लॉन्ग मार्च नहीं होना, अब इनका सबका क्विक मार्च होना है, और क्विक मार्च इनका होना है जेलों की जानिब होना है। और ये जो टिकटों शिकटों की कहानियां चला रहे हैं, मरियम बीबी को तो लंदन की टिकट की फिक्र पड़ी हुई है। वो तो चाहती हैं मुझे लंदन की टिकट मिले, मैं जाऊं अपने पापा के पास जाकर उनकी इयादत करूं जाके, और उनके पास ही बकिया वक्त भी वहीं पे गुजारूं। लेकिन मामला ये है कि इनको किसी सूरत भी मतलब आपको परेशानी ये फैसला किया हुआ है, वज़ीर आज़म ने फैसला किया हुआ है, कोई एनआरओ नहीं देना। हमें किस चीज की परेशानी है? आपस में लड़ी जा रहे हैं। सेनेट के अंदर इनको बुरी तरह से चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में नाकामी हो चुकी है। एक इलेक्शन में इन्होंने खरीदो फरोख्त की है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया, उसके ऊपर भी हमारा मुतालबा जो है वो सामने आ गया। हम तो इदारों के ऊपर हमले करने वाले नहीं हैं। हमने तो कोई सुप्रीम कोर्ट पे फिजिकली हमला नहीं किया, नैब पे फिजिकली हमला नहीं किया। ये इनकी तारीख है जो ये करते हैं। आमिर अब्बास साहब, आपको लगता है कि इस्तीफों का कुछ हो पाएगा, कि लॉन्ग मार्च हो पाएगी? आपको क्या लग रहा है स्टेज पे? देखिए, ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का चेयरमैन का इलेक्शन था, इसके बाद पीडीएम जो ऑलरेडी एक टूट फूट का शिकार हो चुकी थी, उसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी। अब यहाँ पे ट्रस्ट डेफिशिएंट इतना हो जाएगा, मिसट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़े क्लियरली और वोकल अंदाज में कह रही है कि हमने तमाम वोट्स अपने कास्ट किए हैं, और उनका इशारा आ रहा है कि जनाब इसका मतलब है फिर मुस्लिम लीग नून ने ये नहीं वोट्स दिए। और अगर आप अब्दुल गफूर हैदरी के वोट्स देखते हैं तो वो जो यूसुफ रजा गिलानी है उससे 2 वोट ज्यादा लिए उन्होंने, और ये वो 2 वोट थे कि जो रिजेक्ट होते हैं वहां पे यूसुफ रजा गिलानी की दफा, लेकिन अब्दुल गफूर हैदरी की दफा वो जेयूआई के जो 2 अरकान हैं उनके वोट दुरुस्त हो जाते हैं, 5 और 7 जी। तो 5 उसमें से पीएमएलएन के रिजेक्ट होने वाले और 2 जेयूआई के। तो ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि सिंध गवर्नमेंट कैसे निकलेगी। एक तरफ तो जरदारी साहब ने दरखास्त दी हुई है कि मेरे केसेस कराची में शिफ्ट करें। कराची में जब शिफ्ट होते हैं तो उन केसेस का तमाम जो रिकॉर्ड है वो सिंध गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। क्या सिंध गवर्नमेंट वो रिकॉर्ड किसी और के हवाले करके चली जाएगी और जरदारी साहब के केसेस चलेंगे? तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। शैला रजा साहब, एक आम तासुर जो है सियासी हलकों में जोर पकड़ चुका है कि पीपीपी ने बहुत ही कमाल होशियारी से, आसिफ अली जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल कर लिया है। बातें सख्त तरीन की मौलाना फजल रहमान ने और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, और उस पर जो बिल्डअप हुआ है प्रेशर, उसको आपने कैश कर लिया है। आसिफ अली जरदारी साहब के मुकदमे अब इस्लामाबाद पिंडी से मुंतकिल हो रहे हैं कराची की तरफ। आप लोग रिज़ाइन आप लोग नहीं करना चाह रहे। यूसुफ रजा गिलानी को आप असेंबली में ले आए हैं। आपका कद, आपका वजन भारी हो गया है। पीएमएलएन और जेयूआई पीछे रह गए। पहली बात तो बड़ा अफसोस की है, आमिर अब्बास साहब की बात को मुझे अफसोस ही करना चाहिए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के सारे मुकदमे जब हम ऑपोजिशन में थे तो वो सारे मुकदमों का फैसला जब आया
और अब जब इन्होंने दोबारा भी खोले हैं तो जब इनसे कहा जाता है कि आप पे क्यों मुकदमे नैब के, तो वो कहते हैं कि नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा है, तो अब वो क्या सिंध आके इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। और बहुत पहले ही जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने सारे जो मामला थे वो पेश कर दिए थे और SCM भी। तो या तो हम कहें कि नैब जो है वो इतना उल्ट इदारा है कि जब फेडरल गवर्नमेंट में चल रहा होता है तो फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में तो इनकी फिल्टर और सिंध में आएगा तो हमारी सुन लेगा, या तो हम ये कहें। तो ये बातें हमें इदारों के लिए नहीं करनी चाहिए, ये भी हमला होती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए PDM ने जो भी फैसला किया वो सबने मिलकर किया और सबने देखा कि जिस दिन यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हैं उससे पहले ये सारे रोते धोते पहुंच गए थे। हैदर गिलानी का खुद ही किया। फिर जब उसने इलेक्शन कमीशन कहा कि वो लोग कहें जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया वो लोग भी तो आए, वो बताएं ना कि उनके कौन कौन से बंदों को हैदर गिलानी से पैसे ले। ये तो और किस्म की बातें। शैला रजा साहबा, आगे क्या होगा? क्या आपकी पार्टी तैयार है ज़हनी तौर पर असेंबलियों से रिजाइन होने के लिए? अच्छा देखिए, जी अब नहीं वो चले ठीक है, आपका मौकफ आ गया, लेकिन असल इशू तो ये है कि कल की PDM की जो मीटिंग है क्या उसमें आपकी जमात क्या आपकी जमात इस्तीफे देने पे देना चाहती है या आपकी जमात का मौकफ है कि इस्तीफे नहीं देने? देखिए हाँ, जहाँ तक बात है वहाँ पे अपने MPs और MNA से तो इस्तीफे ले लिए गए हैं, ठीक है। और आज ही नहीं, दिसंबर की 31 से पहले हम सबने अपने इस्तीफे जमा करा दिए थे और तो उसके बाद काफी इसमें बातचीत भी रही है। अब देखते हैं कि कल ये कहीं भी बात है नहीं कि लॉन्ग मार्च है तो उसके साथ ही फौरन इस्तीफे दे दिए जाएंगे। लाइन ऑफ एक्शन में एक एजेंडा लॉन्ग मार्च भी और आखिरी ऑप्शन इस्तीफा है। लॉन्ग है वो ये नहीं है कि वो खत्म ही नहीं होगी, उसकी एक ड्यूरेशन होगी, क्योंकि आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसका मकसद शो ऑफ स्ट्रेंथ है, चाहे वो 3 दिन की हो चाहे 4 दिन की हो। तो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ की जाएगी और इसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इस्तीफे कब देने हैं, इसके साथ देने हैं, क्या करना है। तो ये कल सब डिसाइड होगा। जहाँ तक बात है तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो धरने के खिलाफ होती है और एक इस बात के खिलाफ होती है कि आप अगर असेंबली में है एग्जिस्ट करते हैं तो आप उससे आउट होकर सिस्टम से बाहर आकर कैंपेन चलाएं। तो अगर हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम किसी जगह एग्जिस्ट करके अपना रोल प्ले कर सकते हैं तो हमें वहां भी करना चाहिए। तो ये सारी बातें वो हैं जो कि कल डिस्कशन में आएंगी। वक्त पहले मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, कल डिस्कशन में ये बातें आएंगी। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, मुझे शैला रजा साहिबा एक ब्रेक लेने दीजिए। उस तरह से तो मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल सका, लेकिन जो बात हमें समझ आती है कुछ शैला रजा साहिबा के कमेंट से भी अंदाज़ा यही लगता है कि कल PDM की मीटिंग में इस्तीफ़ों के हवाले से कम कोई इत्तफाक नहीं हो सकेगा। फिर होगा क्या आगे, उस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि PDM जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रही है सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के ख़िलाफ़, जहां 7 वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया था, जहां ठप्पे जो हैं वो ठीक नहीं लगे थे। क्या हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन इस मसले को लेकर सेनेट के मसले को, पार्लियामेंट के मसले को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा ही नहीं सकती? यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। सर ये पहली दफ़ा हो रहा है, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए ये पिछले 3-4 दिन से बड़ी बात हो रही है कि जी वो जो ठप्पा लगा है वो उस बॉक्स के अंदर लगा है या उसके नाम पे लगा है। डॉक्टर साहब, इसमें सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि ये आइन के आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शंस हो रहे हैं। आइन का आर्टिकल 226 कहता है कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी। सीक्रेट बैलेटिंग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने एलानिया में भी कहा था कि सेनेट के इलेक्शन का हुस्न ही सीक्रेसी ऑफ बैलेट है। अब जो कवानीन हैं उसमें यह है कि अगर ये सीक्रेसी किसी भी तरीके से आउट होती है तो उस वोट को वैलिड करार नहीं दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इन ब्लॉक 7 लोगों ने
स्टैंप लगाई है उसके नाम के ऊपर, और उससे ये क्लियर हो गया है कि उन्होंने ये मैसेज दिया है कि ये पर्टिकुलर हमारे वोट हैं और ये 7 वोटों की सिक्रेसी टोटली खत्म होगी। ये कैसे साबित हो गया कि ये हमारे वोट हैं? उन्होंने जिसको मैसेज देना था उन्होंने दे दिया। अब जैसे कि अच्छा। अफरीदी साहब ने, अगर बात होती जी इंटेंशन को देखा जाता है, अफरीदी ने अगर साइन कर दिए तो उन्होंने कहा नहीं आपका वोट रिजेक्ट होगा, ऑल्दो आपकी इंटेंशन है, लेकिन आपके सिग्नेचर करने से ये वाज़ेह हो गया, कहीं पता चल गया कि ये आपका वोट है। इसी तरीके से एक टिक की बजाय अगर आप 2 टिक लगा देते हैं, ऑल्दो आपने सब कुछ सही किया लेकिन आपने उस सिक्रेसी को मेंटेन नहीं किया। तो ये पॉइंट जब हुकूमत उठाए और अगर ये बात की जाए कि जनाब ये सिक्रेसी आउट हो रही है, और गालिबन मुजफ्फर हुसैन शाह साहब जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, ही इज अ वेरी लर्नेड पर्सन, तो उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखा होगा कि इस अंदाज में ये सीक्रेसी इन्होंने आउट कर दी, ये वोट्स काउंट नहीं हो सकते। तो जब वोट काउंट नहीं हो सकते और उसकी सीक्रेसी नहीं है तो ये दुरुस्त तौर पे रिजेक्ट हुए हैं, और मैं समझता हूं कि ये मेंटेन रहेगा मुजफ्फर हुसैन शाह साहब का फैसला। डिसीजन। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की थोड़ी सी बात अजीब सी है कि आप लोगों ने 2 महीने कम से कम ये बहस की कि जो वोट है पार्लियामेंट के अंदर सेनेट के हवाले से वो सीक्रेट होगा, और अब आप उस सीक्रेट वोट को चैलेंज करने के लिए अदालत में जा रहे हैं, जहां जब तक ये पता नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट डाला है, अदालत के लिए फैसला करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि वोट तो सीक्रेट था, वहां तो उनकी इंटेंशन सीक्रेट थी। अपना डॉक्टर साहब बात यह है कि ये जो अभी दलील मैंने सुनी है कि 7 वोट जो है वो सीक्रेसी को लीक कर रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी एक बात भी है और नई भी है। मैं इस बात को मानता हूँ, इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब सब राज हो गया है। मिसाल के तौर पे अगर किसी वोट के साथ जब आप उसको फोल्ड करते हैं, उसके अंदर आप एक नोट फोल्ड कर देते हैं, तो 100 रुपए का नोट है, आप उसके अंदर फोल्ड करके डाल देते हैं, नजर नहीं आएगा कि वोट के अंदर फोल्डेड है, लेकिन ये एक निशानी है क्योंकि मेरी वोट के अंदर जो है वो एक नोट होगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरे कोने के अंदर कोई निशान लगा हो, वो तो पता चलता है कि किसी एक फर्द ने कोई इस तरह की हरकत की है। 7 वोट जो है उनके ऊपर हुआ ये है कि एक खाना है, उसके अंदर नाम भी है और थोड़ी खाली जगह खाली भी है। ठीक, आप अपने मोहर लगानी है उस खाने के अंदर, लेकिन अब मुझे ये सीधी सी बात बताएं, वो तो फिर हफीज शेख वाले इलेक्शन में भी 7 वोट रिजेक्ट हो गए थे, 7 वोट रिजेक्ट हो गए थे, 64 मिले थे हफीज शेख को, 69। सुने ना, देखें डॉक्टर साहब, यही मैं इसी पे आ जाता हूं कि अगर यही मोहर 2 खानों के बीच में तकसीम करने वाली जो लाइन होती है, अगर उसके ऊपर लग जाती है मोहर तो ये वैलिड रिजेक्ट होते, किसी को एतराज ना होता। लेकिन एक खाने में आपने मोहर लगानी है, वो उसी खाने के अंदर लगी है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वो मोहर अगर नाम को टच कर गई है तो वो क्या कोई गैर अखलाकी है, कोई गैर शरई है, कोई आईनी है। जब आपका इलेक्शन लॉ ये कहता है कि इस खाने के अंदर आपने स्टैंप करनी है, फारूक हबीब साहब बनती ही नहीं है। फारूक हबीब साहब 7 वोट है, कोई एक वोट तो है नहीं। फारूक हबीब साहब, इलेक्शन करा रहा जिन है, लोगों को आपने अपने साथ है। मिलाया था उनको आपने सही तरीका क्यों नहीं बताया वोट रिजेक्ट करने का? सर सही तरीका एक ही है। देखें बात यह है कि देखें बात यह है डॉक्टर साहब कि इनका इशू ये है, सही तरीका क्यों नहीं बताया वोट रिजेक्ट करने का? मेरा देखें डॉक्टर साहब बात यह है कि अली हैदर गिलानी की जो वीडियो थी वोट रिजेक्ट करने की, वो गलती से लगता पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो गई और उन्होंने वोट रिजेक्ट करने का जो है वो तरीका सीख लिया। निशानियां वो भी बता रहे थे, उन्होंने भी निशानी लगा दी। दूसरा जो है वो मैं आइन और कानून का जो है वो एक अदना सा तालिब इल्म हूं। मैं आपके सामने ये सूरत हाल रखना चाह रहा हूं, जिस तरफ ये जा रहे हैं उसके अंदर इनको कुछ हासिल नहीं होना, क्योंकि ये जो चेयरमैन सेनेट का, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो होता है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है। ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट का हिस्सा है। आइन का आर्टिकल 60 आप पढ़ लें, जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात को डिस्क्राइब करता है। सेनेटर्स हलफ उठाते हैं, उसी रोज वही सेनेटर्स अपने हाउस में से 2 लोगों को चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन मुंतखब करते हैं, और हाउस की प्रोसीडिंग्स को आइन का आर्टिकल 69 बड़ा वाज़ेह है जो कहता है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स को आप किसी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। मेरे सामने ये पीएलडी का एक फैसला पड़ा हुआ है जो इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं। अहमद सईद किरमानी
PLD 58, सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर जी, सवाल जरा 397। पूछें। मैं सिर्फ जी, इनको जी। ये कहना चाहता हूं, वो जाके पढ़ लें। प्रेसिडेंट्स वो हाउस मौजूद की हैं, प्रोसीडिंग्स को फैसले प्रिजाइडिंग मौजूद ऑफिसर केयर करता हैं, है। इसके अंदर इनको कुछ हासिल नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जहां तक आपसे रह गई सवाल मुजफ्फर पूछे, हुसैन वक्त बड़ा शाह कम साहब है। वाली बात, तो वो इंतखाबात शुरू होने से पहले उन्होंने बताया कि वोट की स्टैंप कहां लगानी है। उन्होंने बताया कि तरीकेकार क्या होगा। उस वक्त भी अगर इनके लोग मिर्जा अफरीदी की बारी, किसी ने नाम के ऊपर स्टैंप नहीं लगाई, सब ने सही जगह पे स्टैंप लगाई। गिलानी साहब के बारी 7 लोगों ने स्टैंप नाम के ऊपर लगा दी। ये कौन सी बातें हैं? ये कौन सी, किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? ये जाएं किसी को जाके और सबक पढ़ाएं। पाकिस्तान की आवाम भी आपकी चालाकियों को समझती है, हम भी आपकी चालाकियों को समझते मेरा हैं। वक्त खत्म हो गया, मेरा वक्त खत्म हो गया। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। फैसला आपका। बहुत शुक्रिया।